आपका स्वागत है हमारे चैनल बजरंग स्टडीज पर। हम दिल्ली सल्तनत में जो पार्ट पढ़ रहे थे उसका जो अगला भाग है वो इस प्रकार है। उसमें हमने अब तक जो जलालुद्दीन खिलजी था उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। यानी खिलजी वंश पढ़ा था हमने। जो खिलजी वंश था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 30 साल इस वंश का शासन रहा, खिलजी वंश का। यह सबसे कम यानी कि खिलजी जो वंश था इसने सबसे कम समय तक शासन किया, और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र जो वंश था इसने सबसे कम समय तक 30 वर्षों तक शासन किया। ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात, जो खिलजी वंश था इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर की हत्या करने के बाद स्थापना की थी। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि एक महल था जो कैकूबाद ने बनाया था, किलोखरी। कौन सा महल था? किलोखरी महल। किलोखरी महल जो बनाया था ये किसने बनाया था? कैकूबाद ने। कैकूबाद ने किसने बनाया था? कैकूबाद ने बनाया था। और ये जो महल था ये दिल्ली के पास है। कहाँ है ये? दिल्ली के पास। ये आप याद रखेंगे, दिल्ली के पास है। और इस महल में ही खिलजी वंश का जो शासक था, संस्थापक था, जलालुद्दीन खिलजी कह सकते हो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कह सकते हो, बात एक ही है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का इस कैकूबाद में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। हम यहां तक कुछ चीजों को पढ़ चुके थे, और ये भी हमने पढ़ लिया था कि जलालुद्दीन जो खिलजी था उसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। जो अलाउद्दीन खिलजी था ये इसका भतीजा और दामाद दोनों था। अलाउद्दीन यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़े थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये स्थितियां। तो इसमें ये मैंने आपको बता दिया था कि इसमें ये कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, यानी कि 70 वर्ष की इसकी आयु थी। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है, ये इसने कहा था। यानी ये एक उदार व्यक्ति था। ये कह सकते हो कि ये सर्वप्रथम ऐसा शासक था जो हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण सबसे पहले इसने दिया। ये चीजें यहां तक हम क्या किया था? पढ़ चुके थे। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें अलाउद्दीन खिलजी में एक लेखक हुए हैं हबीब। इसने कहा है कि खिलजी वंश का उदय एक क्रांतिकारी घटना थी। क्या कहा है? खिलजी वंश का उदय, खिलजी वंश का उदय एक क्रांतिकारी घटना थी। क्रांतिकारी समझ रहे हो? अपने चाचा और ससुर की हत्या जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार ये एक क्रांतिकारी घटनाएं इसमें व्याप्त हैं। इसके बाद बर्नी ने कहा है, जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तारीख एक फिरोजशाही नामक ग्रंथ लिखा। बर्नी ने कहा है कि सुल्तान अपनी तरफ से एक चींटी को भी नुकसान, सुल्तान अपनी तरफ से एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था।
सुल्तान अपनी तरफ से किसको, एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसका मतलब कह सकते हो कि कितना दयालु प्रवृत्ति का सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये चीजें थी। हबीब ने कहा खिलजी वंश का उदय एक क्रांतिकारी घटना थी और जियाउद्दीन बर्नी जिसकी पुस्तक तारीख फिरोज शाही है, उसने कहा सुल्तान अपनी तरफ से किसी एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। लेकिन इसमें एक अपवाद है उदार दृष्टिकोण में। वो क्या अपवाद है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके समय में एक मान लीजिए उमेला वर्ग का एक व्यक्ति था। उमेला मतलब धार्मिक वर्ग, मुसलमानों का जो धार्मिक वर्ग होता है। उमेला वर्ग का एक व्यक्ति था, एक संत था, उसका नाम था सीधी मौला। क्या नाम था? सिद्धि, यानी कि आप सिद्धि मौला भी कह सकते हैं या सीधी मौला भी कह सकते हैं, एक ही बात है, सीधी मौला। इस सीधी मौला को सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण, सुल्तान के विरुद्ध क्या कारण था? सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र, सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण, सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण हाथियों तले कुचलवा दिया गया। हाथियों तले कुचलवाया गया। यानी कि इसने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, सुल्तान को अपदस्थ करने की कोशिश की। तो इसलिए सुल्तान ने, किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको क्या किया? हाथियों के तले हाथी छोड़ दिए और बीच में उन हाथियों ने इसको क्या किया? कुचल दिया। इसका एक अपवाद है, उदार दृष्टिकोण का मैं बोल रहा था जो। इसके बाद अगली स्थितियों में इसमें है, ये समझ में आपके आ गया होगा यहां तक। अब आगे चलते हैं अपन। इसमें दो स्थितियां रही। नंबर एक बात है कि अब इसके थोड़े से कार्यों की बात कर लें। इसमें इसके समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल आक्रमण हुए। ठीक। अब कौन कौन थे भाई मंगोल आक्रमण में? अब्दुल्ला, और चंगेज खां और अब्दुल्ला और चंगेज खां का एक वंशज था, उसका नाम था उलगू खां। इन दोनों ने क्या किया? चंगेज खां का वंशज कौन था? उलगू खां। इन दोनों ने 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोल आक्रमण किए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने बड़े पुत्र खाने खाना, क्या नाम था बड़े पुत्र का? जलालुद्दीन के क्या? खाने खाना को दिल्ली का दारोमदार सौंपकर, यानी कि भार सौंपकर, किले की जिम्मेदारी सौंपकर, एक पुत्र अरकली खां यानी कि छोटा पुत्र को लेकर इन मंगोलों से युद्ध किया। ये बात समझ आ रही है? 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला और उलगू खां, चंगेज खां का एक वंशज था उलगू खां, इन दोनों के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। 1292 ईस्वी में 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला और उलगू खां, चंगेज खां का एक वंशज था उलगू खां, उलगू खां, इन दोनों के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। 1292 ईस्वी में
इन मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्वयं इन मंगोलों का सामना किया। सामना करने के लिए बड़ा जो पुत्र था इसका खाने खाना, इसको दिल्ली के किले की जिम्मेदारी सौंपने के बाद एक पुत्र, इसका छोटा पुत्र था अर्क अली खां, इसको लेकर मंगोलों से क्या किया, युद्ध किया। मंगोल दो सेनापति थे, अब्दुल्ला और उलगू खां। तो इस युद्ध में अब्दुल्ला और उलग खां दोनों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, दोनों ही हार जाते हैं। अब्दुल्ला के पास अलग सेना थी और उलग खां के पास अलग सेना थी। अब क्या होता है, ये जब दोनों अलग अलग सेना इनके पास थी तो इनमें से दोनों में से अब्दुल्ला हारने के बाद अपने देश मंगोलिया चला जाता है, ठीक। लेकिन चंगेज खां का वंशज उलगू खां मंगोलिया नहीं जाता है और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। कौन सा धर्म स्वीकार कर लेता है, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद, क्योंकि इनकी संख्या उलगू खां जो सेनापति था इसके संग लाखों लोग होते हैं, तो ये इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद ये जो मुसलमान बने हैं इनको नव मुसलमान कहा गया। क्या कहा गया, नव मुसलमान, यानी कि नवीनतम मुसलमान कहा गया। इन नवीन मुसलमान जो थे, ये दिल्ली का आसपास का जो क्षेत्र था, ये दिल्ली है, इसके आसपास का जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र है, यहाँ चारों तरफ ये नव मुसलमान यानी कि मंगोलिया देश के चंगेज खां के वंशज उलगू खां के नेतृत्व में 1 लाख मुसलमान दिल्ली के आसपास बस गए, जिन्हें नव मुसलमान कहा गया। ये दिल्ली के आसपास बसे, तो दिल्ली के आसपास बसे नवीन मुसलमानों के कारण इनका जो एक गांव बना रहने के लिए, एक ये मान लीजिए जगह बनी, इनकी क्षेत्र बना, इनका एक मोहल्ला बना, तो उस मोहल्ले गांव का नाम था मुगलपुरा। मुगल, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। मुगलपुरा या मंगोलियापुरा, ये दो स्थान हैं, इनमें से ये मुगलपुरा ज्यादा आता है। यानी कि जो मंगोल थे उन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद वो नव मुसलमान कहलाए। ये नव मुसलमान दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बस गए। इनके द्वारा बसाए गए इस क्षेत्र को मुगलपुरा या मंगोलियापुरा कहा गया। इसके समय लाखों, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय लाखों की संख्या में दिल्ली के आसपास मुगलपुरा में नव मुसलमान थे जो मंगोलिया के थे, वो बसे आकर। और अलाउद्दीन खिलजी के समय, बताऊंगा आगे जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये जो मुसलमान थे ये युद्ध अभियान पर जाते हैं अलाउद्दीन के समय। तो ये अलाउद्दीन से जो धन से लूटा गया जो धन था उससे आधे धन की मांग करते हैं उसमें से, और अलाउद्दीन खिलजी उनको देने से मना कर देता है। तो उसके बाद इनकी और अलाउद्दीन की बात बिगड़ जाती है, यानी कि जो मुगलपुरा है उनकी बात बिगड़ जाती है। और बात बिगड़ने के बाद इनके मध्य कोई संधि नहीं होती है और राजा तुरंत इस मुगलपुरा पर जो दिल्ली का आसपास है उस पर आक्रमण करवा देता है और हजारों की संख्या में, कम से कम 20 से 25 हजार लोग काट दिए जाते हैं। तो इसलिए में भय व्याप्त हो जाता है। ये आज भी मुगलपुरा दिल्ली में है, ये मंगोलिया से आए हुए हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके बाद स्थितियां और क्या क्या स्थितियां रही उनको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम आते हैं किस पर, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो सेनापति था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी।
क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। ये सेनापति था। इसके समय, किसके समय? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 1296 ईस्वी में, यानी कि लगभग अंतिम वर्षों में, ठीक है, 1296 ईस्वी में, यानी कि लगभग अंतिम वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी ये दक्षिण भारत में है, देवगिरी, इस पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा था रामचंद्र देव। यहाँ का राजा कौन था? रामचंद्र देव। इस पर आक्रमण किया। ये जो राजा था, इसके बाद इसने ये यहाँ से भाग गया। देवगिरी का राजा रामचंद्र देव अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर, पुत्री का नाम क्या था? देवल देवी, ठीक है, और अपनी पत्नी के साथ भाग गया। इसके बाद देवल देवी को लेकर भाग गया। अब क्या होता है, ये अब जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके देवगिरी में भयंकर लूटपाट करता है और धन प्राप्त करता है। भारत में सल्तनत काल में प्रथम सेनानायक जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया, अलाउद्दीन खिलजी था। किसके समय दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। और किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया? 1296 ईस्वी में, अंतिम वर्ष में 1296 में। और देवगिरी के शासक, देवगिरी पर किया है, और देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव वहां से भाग जाता है अपनी पुत्री देवल देवी और अपनी पत्नी कमला देवी को लेकर, ठीक है। और इसके बाद ये भयंकर लूटपाट करता है, ठीक। यानी कि खिलजी का मुख्य उद्देश्य, जो सेनापति था अलाउद्दीन जलालुद्दीन का, उसका मुख्य उद्देश्य देवगिरी पर शासन करना नहीं था। क्या प्राप्त करना था? वहां से अपार धन संपदा प्राप्त करनी थी, क्योंकि दक्षिण भारत में हीरे सोने जवाहरात की खाने बहुत हैं, वहां सोना बहुत निकलता है, हीरे बहुत निकलते हैं, ठीक है। आगे बताया जाएगा कि कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने किस प्रकार प्राप्त किया, कहाँ की खान थी, वो सब चीजें बताएंगे आपको। तो उस कोहिनूर हीरे की लंबी कहानी है, फिलहाल वो लंदन में है। तो ये स्थितियां इसमें रही। ये बात आपकी समझ में आई होगी। देवगिरी पर आक्रमण 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सेनानायक था, जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ। और देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि इस आक्रमण के बाद जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, इस आक्रमण के बाद जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी होता है, वो इसको बधाई देने के लिए, कौन? जलालुद्दीन खिलजी इसे बधाई देने के लिए, इससे मिलने के लिए कहां पहुंचता है? कड़ा मानिकपुर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कड़ा मानिकपुर पहुंचता है। ये हाल फिलहाल में कहां है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहां है? यूपी में। यहाँ उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, जिसमें लगभग 63 से ऊपर, 68 से ऊपर हाल फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश हैं। इंडिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय कड़ा मानिकपुर हाल फिलहाल में कहाँ है? इलाहाबाद में है। यहाँ इससे मिलने पहुंचा। अब क्या होता है कि जब मिलने ये पहुंचा तो इसके दो मोहम्मद, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दो सैनिक थे, मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन खुद।
रुद्दीन इख्तियारुद्दीन हुद। मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद, इन दोनों के कहने पर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को क्या करता है, मार देता है। यानी कि जैसे ही ये इसके गले मिलता है, यानी कि जलालुद्दीन जो खिलजी था ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और ससुर था, ठीक है। तो जैसे ही ससुर जी गले मिलते हैं तो क्या होता है, पीछे से ये मोहम्मद सलीम को इशारा दे देता है अलाउद्दीन खिलजी, और पीछे से मोहम्मद सलीम इसके तलवार भोंक देता है, और उसके बाद इख्तियारुद्दीन इस पर उसके जो सिर था, सिर को धड़ से अलग कर देता है और उसको पूरे क्षेत्र में घुमाया जाता है उस सिर को, ठीक है। तो ये स्थितियां थी। अब क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का एक उदार शासक था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था, अच्छा शासक था। उसकी मृत्यु हो जाती है। 70 वर्ष की आयु में शासक बना था और इसने 6 वर्ष तक लगभग शासन किया। इसके बाद इसमें इसके जो कार्य थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, उनके बारे में थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। कार्य इसने किए नहीं। इसमें दीवान ए वक्फ बोर्ड, दीवान ए वक्फ बोर्ड, दीवान ए वक्फ बोर्ड की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य था कागजात, जो व्यय होता था ना, यानी कि जो व्यय हुआ उसको क्या करता था, ये व्यय के जो कागजात थे उनको क्या करता था, उनकी देखभाल करता था ये विभाग। यानी कि व्यय के कागजातों की देखभाल करता था। व्यय के कागजातों की क्या करता था, देखभाल करता था। दीवान ए वक्फ बोर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा एकमात्र बोर्ड की स्थापना की गई, दीवान ए वक्फ बोर्ड। इसका मुख्य उद्देश्य व्यय के कागजों को क्या करना, व्यय के कागजों को क्या करना, उनकी देखभाल करना था। इसके बाद स्थितियां और भी असंतोषजनक हुई। इसने एक दीवान वक्फ बोर्ड की स्थापना की। इसके बाद एक कार्य और किया इसने 1290 ईस्वी में, यानी हम कार्य पढ़ रहे हैं। पहला कार्य पढ़ लिया दीवान वक्फ बोर्ड की स्थापना। दूसरा कार्य पढ़ रहे हैं रणथंभौर पर आक्रमण, रणथंभौर पर आक्रमण, रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1290 ईस्वी में आक्रमण किया था। हम्मीर देव यहाँ का शासक था। कौन था, हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान यहाँ का शासक था। ये बिल्कुल ये अवैध दुर्ग था, इसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सका ये, यानी ये असफल अभियान था। इस असफल अभियान के कारण इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने सैनिकों से कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। यही अच्छी चीज थी इसकी, समझता हूं। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यानी ये तो वही बात रही कि सियानी बिल्ली खम्मा होते, अर्थात लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। ये इसका कोटेशन था जलालुद्दीन
फिरोज खिलजी का रणथंभौर दुर्ग के लिए से याद रखना, ये चीजें आ जाती हैं। जब पढ़ाएंगे इस दुर्ग को तो और विस्तार से इसके बारे में बातें करेंगे। तो ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ये इसने कहा था। इसके बाद क्या हुआ, एक अंतिम कार्य और था इसका तीसरा। 2 कार्य हमने पढ़ लिए, दीवान वक्फ बोर्ड की स्थापना और रणथंभौर पर आक्रमण किया 1290 में। 1290 की ईस्वी में ही मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू ये बलवन का भतीजा था। मलिक छज्जू का विद्रोह, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कब हुआ था ये हुआ था 1290 ईस्वी में। इसके बाद मलिक छज्जू कहाँ का सूबेदार था? मलिक छज्जू सूबेदार था कड़ा मानिकपुर, अर्थात इसे क्या कहा जाता है? अर्थात कहा जाता है इसे इलाहाबाद यूपी का सूबेदार था, ये मान लीजिए आप। ठीक, इसने 1290 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और विद्रोह भी बड़े ढंग से इसने किया। इसने उपाधि धारण की विद्रोह के समय मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। एक बात तो यह है, किसकी उपाधि धारण की? मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। एक बात, सिक्के चलवाए खुद के नाम के और खुतबा पढ़वाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने आप को माणिकपुर अर्थात इलाहाबाद का सूबेदार के स्थान पर शासक घोषित कर दिया था। और यह अब दिल्ली की ओर कूच करने के लिए इसने स्वयं ने उपाधि मुगीसुद्दीन की धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबा पढ़वाया। इसके बाद इसने क्या किया? दिल्ली की ओर कूच करता है। दिल्ली की ओर कूच करने में इसने क्या किया? अवध का एक सूबेदार था, अवध का सूबेदार था जिसका नाम था हातिम। क्या नाम था? हातिम। जब इसने दिल्ली की ओर कूच किया तो उससे पहले इसने एक रणनीति बनाई कि भाई मैं कड़ा मानिकपुर से चलूंगा अपनी सेना लेकर। अवध का सूबेदार हातिम इसकी सहायता करेगा, तो इसकी यानी कि अवध ना जाके इसने मलिक छज्जू ने अवध ना जाकर इसने अवध के सूबेदार हातिम को सेना सहित कहां बुला लिया था? कड़ा मानिकपुर बुला लिया था। वहां से दोनों कौन से रास्ते से चले? बदायूं के रास्ते से कहां बढ़े? आगे दिल्ली की ओर चले। बदायूं के रास्ते से कहां चले? इन्होंने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। तो बदायूं का भी एक सूबेदार था मलिक, एक का नाम था मलिक और बहादुर और दूसरे का नाम था मलिक बहादुर और गाजी मलिक। ये दोनों इसके साथ हो लिए अपनी सेना लेकर। दोनों क्या हुए? साथ हो लिए